दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तो पतली गली से निकल लेना चाहिए। शायद अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप ने G7 की मीटिंग में यही किया। उन्होंने अपने होस्ट कनाडा के प्रधानमंत्री को यह बोला कि मैं डिनर के बाद वापस वॉशिंगटन चला जाऊंगा, मेरे लिए बहुत जरूरी काम है। अब अचानक ऐसा जरूरी काम क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि रातों रात या कुछ घंटे के अंदर परिस्थितियां बदल गईं और प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस आना पड़ा? आज हम उन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे कि क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप G7 में नहीं रुक पाए और अगर रुकते तो क्या होता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ट्रंप के आसपास हो रही हैं, इसलिए हम उसको समझेंगे। कारण बहुत सिंपल है, उसका असर भारत पे भी होता है, हमारी आर्थिक और सामरिक स्थिति पर भी होता है। इसीलिए इस चेस बोर्ड में कौन क्या कदम चलता है उसको समझना जरूरी है। दोस्तों, G7 की मीटिंग हुई। शुरू में हंगामा यह हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है और अल्टीमेटली 2 हफ्ते पहले कहा गया कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। और मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि G7 क्यों भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन अब बात आती है G7 की और G7 के अस्तित्व की। क्या पहली बार ट्रंप साहब G7 की मीटिंग से गए हैं? ऐसा नहीं है। पहली बार भी 2018 में, एक बार पहले भी ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति थे G7 की मीटिंग से बीच में चले गए थे। अपने हिसाब से दुनिया को चलाना इनकी फितरत है। आप इनके टेम्परामेंट को समझिए। जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं G7 की मीटिंग के, अगर आप वहां ट्रंप साहब को बैठा हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि मैं कहां छोटे छोटे देशों के बीच में मुझे बैठा दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस एक्सप्रेशन, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किन के बीच में बैठे हैं। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत क्लियर हो रहा है, क्योंकि शायद वो इन देशों को अपने बराबर का मानते ही नहीं। तो जब आप बराबर के नहीं है तो आपसे बात कैसी? एक तो सोच ट्रंप साहब की ये है। दूसरा, उन्होंने जाते ही ये कहा कि साहब आपने इसमें से, ग्रुप में से रशिया को हटा दिया, जबकि रशिया इंपॉर्टेंट था। 2014 में जब क्रीमिया का कब्जा किया था रशिया ने, उस समय रशिया को G7 से हटा दिया था। उस समय वो G8 ग्रुप होता था। और ट्रंप का ये कहना कि आपने पुतिन को नहीं बुलाया तो क्या फायदा इस पूरी मीटिंग का? इसका मतलब ये है कि अपनी मीटिंग के अंदर वो बराबर के लोग देख रहे हैं। और बराबर में वो किसको मानते हैं? या तो पुतिन को मानते हैं या चाइना के राष्ट्रपति को मानते हैं। बाकी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को वो अपने बराबर का नहीं मानते। ये बात बहुत क्लियर है उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वही होगा जो होना था। ट्रंप थोड़े समय तो वहां मीटिंग में बैठे और उठ के चले गए। लोगों से भी बात नहीं हुई। वहां पे उन्होंने अपना 1-to-1 जो मीटिंग्स करनी थी, जो एजेंडा थे यूके के पीएम के साथ, उन्होंने वो किए। क्योंकि बाकी जितने भी देश हैं, अगर आप उनको ढंग से देखें दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि ट्रंप की उनमें किसी में कोई रुचि है ही नहीं। कुल मिला के G7 में उनकी अब कोई रुचि नहीं बची। और कारण मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप के जो ग्रुप है G7 का, उसके अंदर जो 7 देश हैं, उसमें है जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा और इटली। कनाडा के साथ उनकी तो खटपट बहुत तेजी से है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप हमारा पार्ट बन जाओ, 51th स्टेट बन जाओ, हम आपके खर्चे उठा लेंगे। ये बात लेके कनाडा को चुभी हुई है। और कनाडा में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद भी जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं सुधरे। पहली बात। जर्मनी का मुद्दा है, अगर हम देखें तो यूक्रेन को लेकर, क्योंकि जर्मनी एक पावर है। यूरोप को लेकर, और यूरोप के अंदर बाकी जो देश हैं, अगर आप देखें तो जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटली, जो 4 देश हैं G7 में, वो हैं यूरोप के देश। और ट्रंप का ये कहना है कि भाई यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद उठाए, यूक्रेन का खर्चा आप उठाओ, हमसे क्यों मांग रहे हो? इस स्थिति के अंदर सब देशों में तनाव है और यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में खटास बढ़ती जा रही है। इसको भी समझना होगा। अब जिनको कल तक आप कोसते रहे, आज अचानक उनके साथ बैठ के G7 में
और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं है। फिर हर मुद्दे पे अलग है। जहां तक बात आती है इजराइल और पैलेस्टाइन की, वहां पे विरोध है। यूरोप कहता है कि पैलेस्टाइन युद्ध को रोका जाए, अमेरिका कहता है हम इजराइल के साथ है, इजराइल रोकना नहीं चाहता। फिर ईरान और इजराइल का मुद्दा आ गया। दुनिया कहती है भाई ईरान को कंट्रोल करो, तब स्थिति बदल जाती है। यूक्रेन का मुद्दा हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में हर कदम पे प्रॉब्लम। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो टैरिफ की, ट्रंप एजेंडा को लेकर। जिस तरह से अलग अलग देशों पे ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, उसको लेकर भी लोग काफी खपा हैं। अब इस मीटिंग में हर आदमी ये चाह रहा था कि ट्रंप से हम बात करें टैरिफ के मामले में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि 90 डेज का जो पीरियड है वो जुलाई सेकेंड वीक में खत्म हो जाएगा। अब मुश्किल से 2-3 हफ्ते रह गए, तो अब क्या सोच रहे हैं वो लोग, इससे बात करना चाहते थे। ट्रंप के पास इसका भी कोई जवाब है नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं कि अगला कदम उनको क्या उठाना है। इसको लेके विवाद। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ड्रग्स को लेकर, कभी वो बोलते हैं कनाडा से स्मगल हो रहा है, कभी मैक्सिको से हो रहा है, कभी वाया इंडिया आ रहा है, कभी कहीं और से आ रहा है, उसको लेकर विवाद बने हुए। और जब होती प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहां पे जो पत्रकार हैं वो ट्रंप से बड़े टेढ़े सवाल करते हैं। और विदेशी धरती पे टेढ़े सवाल करने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनना। पत्रकारों के यही सवाल होते हैं कि साहब ज्वाइंट स्टेटमेंट में तो जो आप बोल रहे हो या जो आप अपने घर में बैठ के बोलते हो उनमें फर्क क्यों है? क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट तो तभी होगा जब दोनों की जगह, जब सब देश हैं उनकी राय एक सी हो। लेकिन यह राय तो एक सी है नहीं, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट होना नहीं। अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं होता है, उसके बाद भी सवाल तो यही खड़े होंगे कि साहब ज्वाइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं हुआ, अमेरिका के क्या मतभेद हैं। और इस मुद्दे को अलग अलग एंगल से पत्रकार महोदय अलग अलग ढंग से उसको खींचते, तो ट्रंप के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रंप को ये लगता है कि यार जितना भी, अगर मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखूं, इस समय जो G7 है उसका जो टोटल जीडीपी है वो करीब 43 से 45 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें करीब 25 ट्रिलियन डॉलर तो अकेले अमेरिका का है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो देश हैं उसमें जो सबसे बड़ा देश है वो जापान, जिसका है करीब 4.25 ट्रिलियन, 4.25 ट्रिलियन। अब कहने का मतलब है कि आप मेरे से 1/5 हो, या टोटल सारे देशों की अगर जोड़ दें तो वो बनता है 17 ट्रिलियन डॉलर। कहां अकेला अमेरिका 25 और कहां G7 के सारे दोस्त मिलके 17 ट्रिलियन। तो ट्रंप को ये लगता है यार कि जब ये कुछ है ही नहीं, इनका वजूद नहीं है मेरे सामने, तो मैं इनकी बात सुनूं क्यों, मैं उनकी बात मानूं क्यों। हाँ, जहां तक बात है डिप्लोमेटिक लेवल की, वो मैं मेरे दम पे करवा ही लूंगा, मैं अपना चाबुक चलाऊंगा, अपने हिसाब से खेलूंगा। जहां उनको टेंशन है वो टेंशन है रशिया और चाइना से, वो दोनों इस मीटिंग में है नहीं। तो सवाल ये है, तो फिर मैं बैठ के यहाँ कर क्या रहा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम वापस चलते हैं, घर पे बैठ के कुछ काम करेंगे, क्योंकि इस स्थिति के अंदर G7 का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ना तो G7 के पास पैसा है यूक्रेन वॉर फंड करने को, अगर आप अमेरिका को हटा दें, ना वो किसी भी रूप में इसराइल का साथ दे रहे हैं, ना वो किसी भी रूप में कोई रास्ता निकाल रहे हैं जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रुके। चाइना के मामले में वो अभी भी चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रंप साहब आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। तो स्थितियां ये है कि ना आर्थिक रूप में हम साथ हैं, ना राजनीतिक रूप से हमारा एजेंडा एक सा है, ना सामरिक रूप से एजेंडा एक सा है, तो हम बात क्या कर रहे हैं। तो यही कारण है कि मुझे लगता है ट्रंप को ये लगा कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन में बाद में पत्रकारों के जवाब देके एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करने से अच्छा है अभी मौका है, निकल चलते हैं। और यही उन्होंने किया, और बहाना उन्होंने ये बनाया कि मिडिल ईस्ट की स्थिति काफी गंभीर हो गई है, मुझे जाके स्थिति को देखना है, समझना है। और इससे अच्छा एक्सक्यूज हो नहीं सकता था। तो दोस्तों, जो G7 से ट्रंप का निकलना है ये उनकी जरूरत थी, उनकी मजबूरी थी। अभी तक ये नहीं कहा गया है कि भाई क्यों गए हैं, एक एक्सक्यूज था कि मिडिल ईस्ट का इशू है। अगर मिडिल ईस्ट के इशू में प्रेसिडेंट ट्रंप डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं तो लगता है इजराइल को पीछे से ट्रंप का साथ है, मतलब ईरान ये समझता है कि जो अटैक हो रहे हैं उसमें अमेरिका के कहने पे हो रहे हैं, तो स्थितियां और बिगड़ती, जो अमेरिका के बेसिस है मिडिल ईस्ट में वो खतरे में आ जाते।
तो स्थिति कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए शुरू में यह कहा गया कि ट्रंप साहब मिडिल ईस्ट की स्थिति के लिए जा रहे हैं, ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर, लेकिन बाद में लोगों ने समझाया होगा कि ईरान इसका गलत मतलब निकालेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मिडिल ईस्ट इशू नहीं है, कुछ बड़े मुद्दे हैं जो मुझे देखने थे, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कारण रहा होगा ट्रंप साहब को G7 की मीटिंग बीच में छोड़ के आने का? मेरा असेसमेंट मैंने आपको बता दिया। आपका अगर कोई असेसमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।